तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस। सिविल सर्विस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन का पूरा ये एक सीरीज चलेगा जिसमें पूरे डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ट्रेंड क्या रहा एग्जाम का पिछले 5 सालों में, पीटी हो या मेंस हो, सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो गाइज, ये जो अपना सीरीज है आज ही से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट होने के पहले लाइक शेयर का बटन दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं प्रीलिम्स कम्स मेंस प्रिपरेशन। देखो, एक्चुअली में सिविल सर्विस का प्रिपरेशन ऐसे नहीं होता कि पहले आप पीटी करो फिर मेंस का प्रिपरेशन करो, वैसे नहीं होता। आपको प्रीलिम्स कम्स मेंस प्रिपरेशन करना होता है, अर्थात आपको दोनों साथ में लेके चलना होता है। मेंस का एक्चुअली में प्रिपरेशन होता है, प्रीलिम्स साथ ही साथ चलते रहता है। तो इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ 2019 के सिविल सर्विस का आंकड़ा दिखा रहा हूँ। मैं 2020 इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तक टोटल उस पर काम पूरा नहीं हुआ है। एग्जाम के कैटेगरी का जितना टोटल फाइनल काम जो होता है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं 2019 को आधार मानकर, बेस मानकर चल रहा हूँ। तो 2019 का कुछ ऐसा रहा सिनारियो जैसा कि आप सामने देख रहे हो। एक एक करके बात करते हैं। कुल मिलाकर के ये जो मेरे पास आंकड़ा है ये बताता है कि इतने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। उसके बाद उस फॉर्म फिलअप करने में से जो वो तो 11 लाख के करीब बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, लेकिन एडमिट कार्ड कितने डाउनलोड किए हैं? 8 लाख समथिंग बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। उसके बाद एपीयर हुए एग्जाम में 5 लाख समथिंग। जो क्वालिफाइड हुए हैं मेंस के लिए, जो एपीयर हुए हैं प्रीलिम्स में, वो ये है आंकड़ा, और जो एक्चुअली में क्वालिफाइड हुए हैं मेंस के लिए वो है ये आंकड़ा 11,845। उसके बाद उनमें से 11,700 बच्चे ही मेंस एग्जाम बैठे हैं देने के लिए। उसके बाद 2,034 बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए और फाइनल सिलेक्शन हुआ 927 बच्चों का। तो कोई अगर आपको बोल दे कि ना यार लाखों बच्चे बैठते हैं, तेरा नंबर कभी नहीं आएगा, तो इन सभी बातों में मत पड़ना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब बस घबराने वाला, डराने वाला बात है, इस पर मत पड़ो। नंबर जरूर से आएगा। इस आंकड़े की तरफ मत जाओ। आप यहां पर नहीं हो, आप कहां पर हो? आप यहां पर हो, ठीक है? लेकिन इस 5 लाख बच्चों के बीच में भी 1 से 1.5 लाख मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो एक्चुअल में प्रिपरेशन करके जाते हैं। वरना आप सबको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस आज के टाइम में एक स्टेटस सिंबल हो गया है। कोई भी मुंह उठा के बोल देता है हम तो अभी आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, करना धरना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? बीक्यू की वजह से। बीक्यू मतलब बाप बाबू बॉलीवुड प्रेशर, अर्थात बाप का प्रेशर, बेटा मेरा आईएएस बनेगा अन्यथा कुछ नहीं बनेगा। बाबू बाबू सोना मोना वो सब टाइप से कि आईएएस बन के आएंगे, लाल बत्ती वाले। और बॉलीवुड वो सरफरोश और गंगा जल देख लेते हैं तो एकाएक दिल में खून उतर आता है कि चलो भाई अब तो हम गंगा जल बनेंगे, अब तो हम अजय देवगन बनेंगे, रेड मूवी वाले अजय देवगन बनेंगे। तो आप इस बीक्यू के चक्कर में मत पड़ना। बाप बाबू बॉलीवुड वाले अगर हो तो यहीं से निकल लो भैया, और अगर इन सबों से ऊपर हो, है ना, यानी एक्चुअल कैंडिडेट हो, एक्चुअल एस्पिरेंट हो, तभी आगे बढ़ो। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो आंकड़ा था, आंकड़ा के आगे बात करते हैं। तो देखो, ये जो सिविल सर्विस होती है यूपीएससी के थ्रू जो कंडक्ट होती है, टोटल 23 एग्जाम के लिए, 23 पोस्ट के लिए एग्जाम लेती है और वो पोस्ट है आपके सामने। इसके बारे में ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सबको बेहतर पता है ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है, आईएएस आईपीएस फिर कौन कौन से पोस्ट होते हैं, ये सब हम सबको पता है। हम लोग आएंगे डायरेक्ट काम की बातों पर। काम का बात क्या बोलता है कि यूपीएससी में जो एज काउंट होगा 2021 के आंकड़े के अनुसार 1 अगस्त को के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, 2021 के 1 अगस्त के अनुसार ही बात करूंगा। 3 कैटेगरी का बात किया गया है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी। एज, अब एज काउंट का बात करते हैं। जनरल के लिए 32, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी के लिए 37। और बात रहा अटेम्प्ट का, तो जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 9 और एससी एसटी अपर एज है उनके लिए वैसा अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, ठीक है? तो ये मैंने टोटल आपको बताया क्या अभी बेसिक रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे जरूरी चीज़ ग्रेजुएट होना चाहिए आपको।
किसी भी यूनिवर्सिटी से, ओपन हो, रेगुलर हो, डजेंट मैटर, डिस्टेंस हो, डजेंट मैटर, कितना भी नंबर आया हो, डजेंट मैटर, बस पास होने चाहिए। आप ग्रेजुएशन पास कर लो, काम खत्म, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं मन में पाल लेना कि आप टॉप किए होगे कॉलेज में तभी आप आईएएस बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते। ये सब बस रूमर्स है, इसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ 2019 के सिविल सर्विस एग्जाम को आधार मान करके, बेस मान करके मैं बात कर रहा हूँ। देख, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ना पीटी कम्स मेंस प्रिपरेशन करो, यानी पीटी और मेंस का साथ में प्रिपरेशन करो। क्यों बोल रहा हूँ तो देखो आप, तो प्रीलिम्स हो रहा है आपका जून में, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा आपका अगस्त में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएगा मेंस का बारी। तो मेंस आपका सितंबर और में होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। अब मान लो कि आप पहले प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किए, है ना, पहले प्रीलिम्स आपने किया, आपने जून तक प्रिपरेशन किया, एग्जाम दिया जून में, अगस्त में आपका रिजल्ट आया, पता चला आपका प्रीलिम्स नील बटा सन्नाटा, तब तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए काम करोगे। लेकिन पता चला कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो अगस्त के जस्ट बाद सितंबर, 1 महीना का टाइम बचा है, उतना में आप मेंस कर पाओगे? खुद ही सोचो, इम्पॉसिबल। तो प्रीलिम्स कम्स मेंस प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है। देन आफ्टर इंटरव्यू का जो बारी आता है वो होता है फरवरी में। इन सबों के बीच में और भी कुछ क्राइटेरिया, क्या? तो ये प्रीलिम्स के टाइम में आपको बस फॉर्म फिलअप करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैच करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब बात होगा प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल जाने का, जब अगर आपका क्लियर हो गया, रिजल्ट निकल चुका है प्रीलिम्स का, आपका क्लियर है प्रीलिम्स, तो आपको डेफ भरना होगा, डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म। और जो डेफ होता है वो वहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को के फोटोकॉपी को सबमिट करने होते हैं। यहाँ पर मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इन सबों को सबमिट करना होता है। इट्स मीन आपके पास अगस्त तक, अगर आप लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में, तो अगस्त तक आपके पास आपके सर्टिफिकेट आ जाने चाहिए, तभी आप अप्लाई करो, आइदर प्रॉब्लम हो जाएगा। और यही डेफ इंटरव्यू के टाइम में इंटरव्यू पैनल के पास आपका पहुंचता है। आगे देखते हैं। अब है कि नॉर्मली हम लोग देख के चलते हैं कि अगस्त में, अभी का मैं सिनारियो नहीं ले रहा हूँ 20-21, क्योंकि ये कोरोना वाला जो काल रहा, कोविड का काल रहा, तो ये अपवाद है, एंड एक्सेप्शंस कांट बी एग्जाम्पल, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 2019 का, ठीक है। तो यूजुअली अगस्त में पेपर होने का चांसेस बनता है, ठीक है। नॉर्मली जून में हुआ था, ठीक है, कभी जुलाई हो जाता है, कभी इस साल कभी अगस्त भी हो सकता है, तो आगे पीछे होते रहता है। हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, अगस्त को। पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका होना है, ठीक है। पेपर 1 जो होगा वो उसमें होगा भैया जनरल स्टडीज, यानी जीएस के सारे पेपर, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा आपको टाइम मिलता है, 100 सवाल आते हैं, निगेटिव करने पर नंबर भी कटेगा, पॉजिटिव करने पर नंबर मिलेगा। इसमें आपको स्कोर करना है, इतना जान लो। दूसरा है सी सेट। सी सेट जो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 200 नंबर का होगा, 2 घंटा 80 सवाल। इसमें आप 200 में 200 लेते आओ, या 33% 200 का, यानी 66 नंबर लेते आओ, बात बराबर है। आपको मिनिमम 33% ला करके इसको क्वालिफाई करना, ये आपका क्वालिफाई होगा तभी आपका पेपर 1 चेकआउट होगा, अन्यथा नहीं होगा। देन आफ्टर आगे देखते हैं। अब आएगा मेंस का बारी। मेंस में क्या है? ये बाबू है आपका डिस्क्रिप्टिव, ये भी 2 मोड में। पहला क्या, वैसे पेपर जो जिसका काउंट नहीं होता मेरिट लिस्ट में, उसमें आ जाते हैं आपके लैंग्वेज, जैसे 2, एक तो इंडियन लैंग्वेज, कोई भी आप 22 भाषा में से एक चुन लो। दूसरा कंपलसरी पेपर है वो इंग्लिश, वो तो देना ही होगा। एक दूसरे साइड हो जाता है जिसका मेरिट में लिस्ट में नाम नंबर चढ़ेगा, काउंट होगा, उसमें पहला होगा ऐसे पेपर, देन आफ्टर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल पेपर जो कि 2 होगा, एक ही सब्जेक्ट का 2 पेपर। अगर हम लोग बात करें इस लैंग्वेज वाले का, जिसका कि मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको 25% लेके आना। 300 का पेपर होता है, 25% एनी हाउ लेके आना है। ये क्वालिफाई आपका होगा तभी आप यहाँ आ पाओगे, ये क्वालिफाई नहीं हुआ, ये पेपर भी चेक नहीं होगा। तो ये आप क्वालिफाई कर लिए मान लेते हैं, तो 300 का पर पेपर है, 25% दोनों में लाना है, 300 ये दोनों में 25%। उसके बाद आप इस पेपर में बैठे, ये भी क्लियर हो गया। इसमें क्या है, हर एक पेपर 250 मार्क्स का,
ऐसे 250 नंबर का जीएस पेपर 1 250, जीएस पेपर 2 250, 3 250, 4 वो भी 250। ये ऑप्शनल 2 पेपर हो रहा है 250 प्लस 250। इस तरीके से आपका टोटल ये मेंस का बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप तो इंटरव्यू में पहुंच जाते हो। लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शनल का बात हुआ तो ये लिस्ट है बंधु, ऑप्शनल का ये पूरा लिस्ट है। इनमें से कोई सा भी आप पेपर ले सकते हो, लेकिन कोई सा भी मत ले लेना, देखना आपको इंटरेस्ट किसमें है। सबसे पहला, अगर वो पेपर आपकी ग्रेजुएशन में है तो वेल एंड गुड, सबसे बढ़िया, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, जो आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर रहा, कुछ और लेना चाहते हो तो सोच समझ के ले लो। लेकिन एक बार जिसे डिसाइड किए फिर उसे बदलना मत। इसलिए सोच समझ करके उस पेपर को ही चूज करो ऑप्शनल, जो लगे कि आप इसमें काम कर सकते हो। ये मत देखोगे ना कि उसमें टॉपर इस बार क्या लिया था, बाजार में क्या चल रहा है, वो सब बस फालतू की बातें हैं। मोहब्बत करना है आपको तो ये थोड़ी ना देखोगे कि ना पड़ोसी ने किससे शादी किया। समझे बात? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पूरा ये सिनारियो क्या है, ये पूरा पेपर का आपका, यानी कि मीडियम पे क्या, किस मीडियम पर काम करें, ये बहुत लोगों के मन में आते रहता है सवाल। तो देखो जरा सा, सबसे पहला ए से जीएस पेपर 1 2 3 4। मान लो कि उसने डिसाइड किया इंग्लिश मीडियम, ठीक है। ए से 1 2 3 4 ये सब उसने इंग्लिश मीडियम में दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेंस जो है वो भी उसने इंग्लिश में लिखा, ये भी हम लोग मान लेते हैं। ऑप्शनल के बारे में क्या हुआ कि ना उसने हिंदी चूज कर लिया, तब क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिख सकता है, ठीक है। वो सारा कुछ इंग्लिश में किया है, सारा कुछ इंग्लिश में किया है। ऑप्शनल अगर सपोजिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया, इंग्लिश में ही काम होगा। ऑप्शनल अगर हिंदी लिटरेचर लिया, हिंदी में लिखना होगा, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना होगा। फिर इंटरव्यू देने के लिए जब वो डेफ भरेगा तो वहाँ पर मेंशन कर सकता है अपने लैंग्वेज के मोड को, अपने चॉइस को। आप थोड़ा वाइस वर्सा करते हैं। मान लो वो हिंदी चूज किया, वो हिंदी में पेपर दिया, हिंदी में वो ऐसे से लेके जीएस पेपर 1 2 3 4 सारा कुछ हिंदी में, मेंस भी हिंदी में, सब कुछ हिंदी में। ऑप्शनल उसने इंग्लिश लिटरेचर रख लिया, तो कोई बात नहीं, इंग्लिश लिटरेचर ही ऑप्शनल रहेगा, रोमन स्क्रिप्ट में लिखेगा। समझ गए? तो वैसा कुछ नहीं है कि ना आप हिंदी अगर लैंग्वेज में लिख रहे हो तो इंग्लिश ऑप्शनल में नहीं ले सकते, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो हिंदी ऑप्शनल में नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शनल में आपको जो लेना है लीजिए, वो जिस स्क्रिप्ट में लिखना है उसी स्क्रिप्ट में ही लिखना होगा। आगे अब आता है फाइनल यानी मेरिट लिस्ट। इसमें क्या होगा, मेंस का एग्जाम का मार्क्स जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू का, पीटी का नहीं जोड़ा जाता है। और मेंस में जो लैंग्वेज पेपर था वो भी नहीं जोड़ा जाता है। तो देखो प्रीलिम्स किस लिए होता है, ये केवल शॉर्ट लिस्ट करता है, मतलब छड़ैया करता है, जो भी बस घूमने फिरने आ गए उन सबों को हटाओ, इसके लिए होता है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें आपका क्या होगा, मेंस का नंबर, इंटरव्यू का नंबर, बस। और फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, उसके बाद फिर आप आगे का प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, पेपर 1 2 3 4 5 ये सारा कुछ पैटर्न यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। जो मैंने अभी तक बताया वही सारा चीज़ है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से समझेंगे। अब हम लोग आएंगे इस आज के वीडियो के कोर पॉइंट पर। अभी तक का जानकारी सबको पता रहता है ज़्यादातर, जो इस फील्ड में उतरे हो तैयारी करने के लिए, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इस आंकड़े को देख के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, इस आंकड़े में मत पड़ना। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। सबसे पहला चीज़, जीएस का प्रिपरेशन करना कैसे है। तो देखो, एक होते हैं फ्रेशर, हम लोग भी कभी थे, आप भी थे, मैं भी था, ठीक है। उनका क्या होगा कि बस जीएस को जीएस की तरह पढ़ना शुरू करेंगे। कैसे, तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, देखते हुए चलो। जीएस को ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ना शुरू करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये हो जाते हैं जो फ्रेशर टाइप के बंदे हो गए, ठीक है। अब इनका क्या है समस्या कि ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से बस मटेरियल के पीछे पड़े रहेंगे। ये मटेरियल मिल जाए, वो मटेरियल मिल जाए, इसका मटेरियल मिल जाए, उसका मटेरियल मिल जाए, काम बन जाएगा। अरे टॉपर ने ये किया था, चलो हम लोग भी ये कर लेते हैं। देखो, मटेरियल स्क्रैचिंग में मत रहो। तरीका क्या है, आपको पढ़ना होता है,
पढ़ने के बाद उसे डाइजेस्ट करना होता है, अपने भाषा में डाइल्यूट करना होता है, और डाइल्यूट करने के बाद उसे छोटा सा क्रिस्प नोट्स बनाना होता है। ऐसा नहीं कि ना पूरा का पूरा बुक छाप दिए। तो फ्रेशर का के साथ समस्या यही है कि समस्या क्या है कि गाइडलाइन नहीं मिला अगर सही तरीके से, तो उनके साथ यही समस्या हो जाता है। बस नोट्स इकट्ठा करने में लगे रहेंगे, अपने हार्ड डिस्क को भरते रहेंगे, कॉपी भरते रहेंगे, नोट्स इकट्ठा करते रहेंगे, पूरा का पूरा किताब एकदम छाप देंगे नोट्स में। बुक रहेगा, बुक में हाईलाइट ऐसा मारेंगे कि ना बाद में पहचानना मुश्किल हो जाए कि ना इन हाईलाइट वाले लाइन के बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, फिर दूसरे कलर का हाईलाइटर का जरूरत पड़ गया। तो ये हो गए फ्रेशर। लेकिन आपको कैसे करना है? आपको करना है एक्सपीरियंसर की तरह, जिसके पास दिमाग है, जो एक्सपीरियंस ले चुका है। तो वो कैसे पढ़ेगा? तो उसके पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा है। पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ सब्जेक्ट का। वो ज्योग्राफी पढ़ेगा तो ज्योग्राफी के साथ साथ एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट को लेते हुए चलेगा, क्योंकि वो जान रहा है जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखो मेरे क्लास में ज्योग्राफी जब मैं लेता हूँ तो साथ में एग्रीकल्चर भी लेता हूँ, इन्वायरमेंट भी लेता हूँ। फिर इकोनॉमी वो सेपरेट पढ़ लेगा, पॉलिटी सेपरेट पढ़ लेगा, हिस्ट्री सेपरेट पढ़ लेगा। लेकिन हाँ, इकोनॉमी को भी सेपरेट नहीं पढ़ेगा, उसको भी जरूरत पड़ने पर जोड़ेगा आपस में, क्योंकि एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट डायरेक्ट इकोनॉमी पर असर डाल रहा है, ज्योग्राफी कहीं ना कहीं डायरेक्ट असर डाल रहा है। हिस्ट्री को कैसे पढ़ेगा? कल्चर के साथ मिला करके पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक वो देखेगा, करंट अफेयर के साथ देखेगा। करंट अफेयर को मेनली किसके साथ जोड़ देगा? डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ। मतलब समझे कि ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी, पॉलिटी मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक मतलब साइंस एंड टेक, करंट मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप और डिफेंस। तो ये हो गया एक्सपीरियंसर, जिनके पास एक्सपीरियंस है। और इन सबों के बीच में कोर बनाकर चलेगा द हिंदू, ये एकदम से कोर होगा। अब यहां पर क्या है जो कि बड़े मेहनत से मैंने तैयार किया है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये है बंधु जिसके लिए आप सभी इंतजार कर रहे थे इतने देर से। पिछले 5 सालों का जंजाल, मतलब 5 सालों में क्या रहा, एल्गोरिदम बोल लो, 5 सालों में क्या रहा ट्रेंड, ये एक एक करके समझेंगे। तो देखो, करंट अफेयर से 2015 के प्रीलिम्स में, आज हम लोग प्रीलिम्स डिस्कस कर रहे हैं इसलिए उसके प्रीलिम्स देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मेंस का भी होगा, ऐसा ही कुछ तरीके से। तो 2015 में प्रीलिम्स में करंट अफेयर से पूछे गए थे 14 सवाल 28 नंबर के लिए। ज्योग्राफी से पूछे गए थे 12, इंडियन इकोनॉमी से पूछे गए थे 13, इन्वायरमेंट से भी 13, पॉलिटी से 12, साइंस एंड टेक से 9, हिस्ट्री से 13 और आर्ट एंड कल्चर से 5। ये रहा 15 का। उस तरह से ये 16 का है कुछ, फिर 17 का है, 18 का है, 19 का है, और फिर ये एवरेज है। तो जो पीछे मैंने जो भी बताया अभी तक, जो भी आप पीछे देखे हो, ठीक है, तो उन सबों को आप क्या कर सकते हो, जस्ट एक मिनट, थोड़ा आगे आ गए हम लोग, हाँ जस्ट एक मिनट, अरे यार पीछे जाना था तो आगे आ गए। एक मिनट रुक जा, बीच में वीडियो कटिंग करना पड़ जाएगा। चलिए, तो देखिए यहां पर आपके सामने लिस्ट है 2015 में किस किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए थे और कितना उसका मार्क्स बनता है, उस तरह से। तो देखिए यहां पर आपके सामने लिस्ट है, प्रीलिम्स 2015 में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए, कितने नंबर के लिए। करंट अफेयर्स आप देख रहे हो, करंट अफेयर से कितने पूछे गए, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इस तरह से ये 2016 का लिस्ट है, टोटल 2017 का लिस्ट है, 2018, 19 तक का लिस्ट मैंने निकाला। अब फिर मैंने क्या किया, एवरेज हमें क्या बताता है, ये हमें बता रहा है कि करंट अफेयर से टोटल 26% के करीब सवाल है, यानी 26 सवाल मान के चलो ऑन एन एवरेज। हिस्ट्री से 15 के करीब है, पॉलिटी से भी 15, इकोनॉमी से 13, इन्वायरमेंट से 10, ज्योग्राफी से 9, साइंस एंड टेक से 7-8 के करीब, और मिली जुली सरकार यानी मिसलेनियस से 3। ये है एवरेज। इसको और अगर आप कंपैरेटिव वे में देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2011 से 2019 तक का सिनारियो है। करंट अफेयर आप देख लो,
क्या हुआ कि एकाएक 2017 में करंट अफेयर बहुत अधिक पूछ दिया गया था, 34 करंट अफेयर अकेला पूछ दिया गया था 17 के एग्जाम में। लेकिन फिर वो पागलपन कम होता है, 2019 में 22 तक में पहुंचे। उस तरह से हिस्ट्री का आप अप्स एंड डाउन्स देख सकते हो, जैसे 11-17, 11-17, 14-15, 14-15, फिर 17, अप्स एंड डाउन्स। यानी एक साल अगर अधिक पूछा तो डेफिनेटली दूसरा साल थोड़ा बहुत कम पूछ सकता है। उस तरह से ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं, वो भी डे बाई डे थोड़ा इंक्रीज ही किया है। पॉलिटी बहुत अधिक बढ़ गया था 17 में 22 सवाल, इस 19 में 15 पे सिमट गया। फिर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया, ओवरव्यू लग चुका होगा कि कैसे हमें किस सब्जेक्ट पर क्या करना है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार पीछे ले जाकर दिखा देता हूँ। ये एवरेज आप ध्यान से देख लो। करंट अफेयर से 26%, यानी आपको करंट अफेयर पे बड़ा फोकस करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी पर सेम फोकस करना होगा। इकोनॉमी आप छोड़ नहीं सकते। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ये करीब करीब चल रहा है। साइंस एंड टेक, मिसलेनियस में क्या होता है कि वो है ना, कैपिटल करेंसी, 3 सवाल हैं। मौका मिला तो न्यूज़पेपर के थ्रू हो जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा किताब लेने और पढ़ने के पीछे समय बर्बाद मत करो। आगे देखते हैं। अब है ऑब्जर्व। आपको अगर नेचर ऑब्जर्व करना, यानी किस तरीके का क्वेश्चन पीटी में एक्चुअली में पूछा जाता है, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप ले लो बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। वो बहुत सारे पब्लिकेशन का आ जाता है, जैसे दिशा का, आर्यन का, बहुत सारे पब्लिकेशन का मिल जाएगा आपको मार्केट में। किसी भी पब्लिकेशन का पिछले 5 साल 10 साल का अगर आप पीवाई के उठा लेते हो तो आपको आराम से एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि ना किस लेवल का क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हिस्ट्री जो है वो क्लास 6 का बच्चा भी पढ़ेगा, 12 का भी पढ़ेगा, पीएचडी वाले भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ोगे। लेकिन अपने को किस लेवल का पढ़ना है ये कौन बता पाएगा? ये बताएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उस पर जरूर से ध्यान दो, बुक लेकर के एनालिसिस जरूर से करो। आगे अब हम लोग आते हैं मेंस में, है ना। देखो, जब मेंस का बात करते हैं तो सिलेबस क्या है जीएस पेपर 1 का, वो देखो। सबसे पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पे काम करना होगा, आप सामने देख सकते हो, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री पे काम करना होगा हिस्ट्री में। दूसरा, हिस्ट्री में आपको इंडिया बिफोर एंड आफ्टर फ्रीडम, मतलब आपको मेडाइवल एंशिएंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है यहाँ पर। सोशियोलॉजी का बात करें तो उसमें वोमेन पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन पर ध्यान दे लो। ज्योग्राफी का बात करें तो फिजिकल इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये मैं ओवरव्यू फॉर्म में अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एक एक जीएस पेपर को हम लोग पूरा ऑपरेशन के साथ देखते हुए चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को, फिर पॉलिटी को, ऐसे करके। तो अभी ओवरव्यू इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि प्रीलिम्स कम्स मेंस प्रिपरेशन को आप समझ पाओ। अब है दूसरा जीएस पेपर 2। यहाँ पर आएगा आपका पॉलिटी, कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हो जाता है आपका स्कीम, पॉलिसी, ई गवर्नेंस, सिविल सर्विस के बारे में, प्रेशर ग्रुप जो हो जाते हैं, जान ही रहे हो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं, बहुत सारे धार्मिक संगठन टाइप से प्रेशर ग्रुप या सामाजिक संगठन, है ना, ये सब प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, डिप्लोमेसी, डायस्पोरा, इन सबों पर काम करना होगा। जीएस पेपर 3 का बात करें तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उस पर ध्यान देना होगा, जैसे अमूल हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सब्सिडीज जैसे पीडीएस, इन्वायरमेंट, डिजास्टर के बारे में जानना होगा, और साथ ही साथ सिक्योरिटी और बॉर्डर के बारे में आपको जानना होगा। फिर आता है जीएस पेपर 4। इसमें क्या है भाई, एथिक्स है। जीएस पेपर 4 अगर आप फिलोसफी लेते हो तो ऐसे ही तैयार हो जाना है। आइदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। एथिक्स मेरा तो फेवरेट है बंधु। एथिक्स, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन वैल्यू, इन सबों के बारे में। सिविल सर्विस का क्या, सिविल सर्वेंट का, एक ब्यूरोक्रेट्स का क्या एथिक्स होना चाहिए, क्या उसका एथिकल वैल्यू होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों पर यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। केस स्टडी होगा, ऐसा ऐसा घटना हुआ तो आप क्या क्या डिसीजन लोगे, ये सारा चीज़, ठीक है। अब ये जीएस पेपर 4 के बाद क्या बारी आता है, अब क्या करना है उसके अलावा अब हम लोग को न्यूज़पेपर पे भी काम करना होगा, ठीक है। लेकिन जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो तो 2-3 चीज़ ध्यान रखो। क्या ये आपके प्रीलिम्स में किस लेवल पे काम आएगा, मेंस में किस तरीके से काम आएगा, इंटरव्यू में किस तरीके से काम आएगा। उसके अलावा आता है फोल्डर पॉइंट। फोल्डर पॉइंट क्या है, कुछ ऐसे न्यूज़ जो लोकल है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके हेल्प कर देने वाले हैं पीटी में, सॉरी मेंस में और इंटरव्यू में। जैसे कोई लोकल घटना हुआ, कोई लोकल केस स्टडी,
कि फलाना ऐसा कुछ घटना हुआ तो लोग जो मेरे शहर के डीएम थे वो ऐसा ऐसा फैसला ले लिए। ये आपका जीएस पेपर 4 में हेल्प कर देगा, वहाँ पे केस स्टडी में आपका हेल्प करेगा, इंटरव्यू में हेल्प किया कर सकता है। ये सब हो जाते हैं फोल्डर पॉइंट। तो फोल्डर पॉइंट में आपको डिसाइड करना होगा कि ये मेंस के लिए रिलेवेंट है या इंटरव्यू के लिए रिलेवेंट है। दूसरा पिन क्या, पर्सन इन न्यूज, जैसे पर्सन प्लेस बुक ऑथर अवार्ड बिग जीके, ये सब देखो मेनली क्या ना नन यूपीएससी एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, इंटरव्यू में काम आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग मत लगाना क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट इसका बहुत कम है। ठीक है, अब एक्सपीरियंसर का फिर से मैं बात करूंगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करेगा। एक एक्सपीरियंसर प्रीलिम्स कम्स मेंस प्रिपरेशन, यानी ज्योग्राफी एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट को मिला करके पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा अभी और डिटेल्स में पढ़ा चलेगा। इकोनॉमी अलग, पॉलिटी अलग, लेकिन हिस्ट्री को कल्चर के साथ, साइंस टेक अलग, करेंट को आईआर और डिफेंस के साथ। अब यहाँ पर प्रीलिम्स कम्स मेंस प्रिपरेशन एक्चुअल में दिखेगा आपको कैसे। ये जो अपना ज्योग्राफी है कहाँ कहाँ पर हिट करेगा, जीएस पेपर 1 2 3, एग्रीकल्चर जीएस पेपर 1 2 3, इन्वायरमेंट 1 और 3 में, इकोनॉमी 1 2 3, पॉलिटी 1 और 2, फिर आपका हिस्ट्री और कल्चर जीएस पेपर 1 2, पॉलिटी आईआर इन सबों में भी हेल्प कर देगा, साइंस एंड टेक 2 और 3 में, करेंट और आईआर 1 2 3। तो आप समझ सकते हो ये टोटल प्रोसेस रहेगा और इसके कोर में वो हमेशा ध्यान देते हुए चलेगा कि ना कौन कौन सा मसला पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा मसला मेंस के लिए, कौन कौन सा इंटरव्यू के लिए, कौन कौन सा फोल्डर पॉइंट है, कौन कौन सा पिन है और कॉस्ट बेनिफिट कितना है। तो ये टोटल अभी तक में मैंने बताया कि ना किस तरीके से प्रीलिम्स कम्स मेंस प्रिपरेशन का एक ओवरव्यू, आपको उसके सब्जेक्ट को किसके साथ जोड़ना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा मैंने सिलेबस भी एनालिसिस करा दिया, थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बता दिया ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले 5 सालों का। तो इन सबों के बाद अब आपको क्या करना होगा, इस पर थोड़ा सा काम करो, सप्ताह भर काम करो, आप पीटी के को एनालिसिस करो, आप बुक मंगाओ प्रीवियस ईयर का, उसे देखो, एनालिसिस करो। उसके बाद तब तक मेरा दूसरा वीडियो आ जाएगा। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे या क्या ट्रेंड रहा जीएस पेपर 1 का। जीएस पेपर 1 में जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं उनमें से किसका वेटेज अधिक रहा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सब डिटेल्स में आपको पूरे मेंस को मैं डिस्क्राइब करते हुए, एनालिसिस करते हुए चलूंगा आगे के वीडियो में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।